बातें बंद करो और क्वेश्चन करो। डीपीवी 1 का क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो यहां पे अल्फा और बीटा दो अननोन है। आपको दोनों के डायमेंशन निकालने हैं। उसने पूछा है अल्फा का, लेकिन अ, आप अल्फा और बीटा दोनों का डायमेंशन निकालोगे। अच्छा, लॉग का मैंने बताया नहीं है ना। एक काम करो, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं इसमें, क्योंकि लॉग मैंने बताया नहीं है। यहां पे साइन कर लो। ठीक है, लॉग की जगह साइन कर लो, क्योंकि लॉग के साथ भी सेम रूल काम करता है जो रूल साइन के साथ काम करता है। और साइन थीटा कॉस थीटा मैं बता चुका हूं। तो आप साइन लिख के उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आया आंसर? ठीक है, तो साइन का हमने रूल पढ़ा था कि साइन के साथ जो भी लगा होता है वो एंगल होता है। और ये एंगल जो होगा वो हमेशा डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, इसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होना चाहिए। अब इसके पास डायमेंशन नहीं है, और आपको एडिशन भी एक और हेल्प कर रहा है। यहाँ पे एडिशन भी किया हुआ है, और हमको पता है कि जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है तो सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज के बीच में होता है। ये वन ऑब्वियसली डायमेंशन लेस है क्योंकि ये नंबर है। तो ये जो दिख रहा है ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो 2βl अपॉन एम ए है, ये डायमेंशन लेस होना चाहिए। ठीक है, या हम कह सकते हैं इसका जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा, 1 के बराबर। डायमेंशन लेस मतलब 1 के बराबर। बीटा का डायमेंशन निकालना है, बाकी सबको राइट में भेज दो। तो एम ए बाई एल ये हो जाएगा। एम ए में मास हो गया, एक्सेलरेशन हो जाएगा एल टी -2, और ये हो जाएगा एल। तो लेंथ और लेंथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एम टी -2। ठीक है, ये बीटा का हो गया। अल्फा का कैसे निकालेंगे? ठीक है, अब ये जो साइन है ये खुद भी क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है साइन का। तो मतलब अगर इसका कोई डायमेंशन है ही नहीं, तो अल्फा और ये जो दिख रहा है ये दोनों के डायमेंशन मैच करने चाहिए। कोई इक्वेशन होती है तो उस इक्वेशन के सारे टर्म्स के सेम डायमेंशन होने चाहिए। तो इस इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है और इस इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए। साइन का डायमेंशन है ही नहीं, तो आप कह सकते हो कि जो डायमेंशन अल्फा का होगा वही डायमेंशन 2ma बाई बीटा का भी होना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा का डायमेंशन हम लिख सकते हैं मास, ए का मतलब एक्सेलरेशन एल टी -2, और नीचे आ जाएगा बीटा। बीटा तुम निकाल चुके हो, एम टी -2। ठीक है, तो मास कैंसिल हो जाएगा और t -2 कैंसिल हो जाएगा, और हमको मिल जाएगा एल। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर डीपीपी नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। आगे आंसर। क्वेश्चन कौन सा दिया? डीपीपी नंबर 2 का दिया है ना, शायद मैंने 2 का 10 दिया है। नहीं, गलती से 2 का 10 दे दिया मैंने, ये तो पढ़ाया नहीं मैंने अभी तक। 3 का 10, ठीक है। 2 का 10 नहीं है, डीपीपी नंबर 3 का 10 है। 2 का 10 तो फॉर्मूला डिराइव करने वाला था। डीपीपी नंबर 3 का 10th क्वेश्चन है। यहां पे वी नॉट हमको नहीं पता, इसका फाइंड आउट करना है। ए नहीं पता, इसका फाइंड आउट करना है। एज्यूम नहीं कर लोगे कि वी वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है। क्वेश्चन में दिया है कि वी नॉट एक कांस्टेंट है, हमको उसके बारे में नहीं पता, और ए भी हमको नहीं पता। हमको दिया है एक्स, एक्स है पोजीशन। पोजीशन का मतलब डिस्टेंस हो गया है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और टी है टाइम। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि कहीं एडिशन या सब्ट्रैक्शन अगर दिखता है, और हमको दिख भी रहा है कि यहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो ऑब्वियसली 1 यूनिट लेस है, तो ये नंबर भी यूनिट लेस होगा। और अगर ये नंबर यूनिट लेस है तो फिर पावर भी देख लेते हैं। पावर का भी रूल हमने सीखा है, जो पावर होती है वो पावर भी यूनिट लेस होती है। तो इसकी जो पावर तुमको दिख रही है, इसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होना चाहिए। और अगर इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, मतलब ए और टी का जो डायमेंशन है वो 1 होना चाहिए। इसका मतलब ए का डायमेंशन 1/t के बराबर होना चाहिए, और 1/t का मतलब t की पावर -1। ठीक है, तो ए का डायमेंशन मिल जाएगा। तो पावर पावर से हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। एक तो ये बात समझ में आई। दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो पूरी क्वांटिटी है ये डायमेंशनलेस है। ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, क्योंकि 1 डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है, तो ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशनलेस है। और अगर इक्वेशन अगर कोई बनी हुई है, तो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में जो x है इसका डायमेंशन, और इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जो v0/a है
इसका डायमेंशन मैच करना चाहिए, क्योंकि बाकी वो तो डायमेंशनलेस हो गया। तो डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v नॉट बाई ए। हम x हमको पता है, v नॉट हमको निकालना है, a हम पता कर चुके हैं। तो x का डायमेंशन और a का डायमेंशन मल्टीप्लाई कर दो तो v नॉट का डायमेंशन आ जाएगा। x का मतलब हो गया लेंथ और a का मतलब हो गया t की पावर -1। तो हालांकि ये वेलोसिटी का ही डायमेंशन आ गया है, बट ये एज्यूम आप शुरू से नहीं करेंगे कि ये वेलोसिटी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो भी रूल्स पढ़े हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन दिख जाए, पावर दिख जाए, साइन दिख जाए, थीटा दिख जाए, तो उन सारे रूल्स को अगर फॉलो करोगे तो डायमेंशन के क्वेश्चन हो जाते हैं। हाँ, आईआईटी में कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आए हैं, नीट में सिंपल क्वेश्चंस ही आए हैं, आईआईटी में आए हैं। मैं बताता हूं आईआईटी का कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, 12th क्वेश्चन है, डीपीपी नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 12। हाँ ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन के। डीपीपी 3 का क्वेश्चन नंबर 12 की हम लोग बात कर रहे हैं, और ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कहता क्या है, कहता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस एंड अ यूनिट टाइम इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अच्छा, एक काम करो, मुझे लगता है जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको कैपिटल एन होना चाहिए। कैपिटल एन इज इक्वल टू माइनस डी टाइम्स n2 माइनस n1 बाई x2 माइनस x1। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि स्मॉल एन के बारे में अलग वैल्यू बताई गई है। जैसे स्मॉल एन के बारे में बताया गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और जो लेफ्ट हैंड साइड में एन है उसके बारे में अलग चीज बताई गई है, वो है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो एक काम करो, उसमें थोड़ा सा चेंज कर लो, कैपिटल एन कर लो इसको। ठीक है,
तुम्हें डी का डायमेंशन निकालना है, बट पहले तो तुम इनके डायमेंशंस को पता करो, तभी तुम डी का डायमेंशन निकाल सकते हो। तो पहले ये बताओ कि एन का डायमेंशन क्या होगा और स्मॉल एन का डायमेंशन क्या होगा। ये दो डायमेंशन पहले लिखो। और एक्स का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन कह क्या रहा है मैं समझा देता हूं, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। कहता है अगर ये एक्स एक्सिस है तो कुछ पार्टिकल जो है वो इस तरफ मूव कर रहे हैं, और अगर हमने यहां पे कोई भी एरिया लिया तो पार्टिकल इसको क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो यही कहता है कि क्वेश्चन में कहता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया, मान लेते हैं इसका एरिया 1 के बराबर है, यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम, मतलब एक एरिया अगर 1 है और टाइम भी अगर 1 है, तो इस एरिया में से कितने पार्टिकल्स निकलेंगे, वो है कैपिटल एन, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, वो है कैपिटल एन। अब कहता है कि स्मॉल एन और n1 और n2 का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम एट x इज इक्वल टू x1। अब ये x एक्सिस है, यहां पे कहीं x की वैल्यू x1 होगी और कहीं x की वैल्यू x2 होगी, x बदलता जा रहा है। तो कहता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम फिक्स नहीं है, यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम अलग होंगे, यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम अलग होंगे। ठीक, आपको क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, आपको सिंपल इस क्वेश्चन से इनके डायमेंशंस निकालने की कोशिश करनी है। अगर इनके डायमेंशंस निकल जाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें डायमेंशन पूछा है डी का। n2 और n1 के क्या सेम डायमेंशन होने वाले हैं? x2 और x1 के भी सेम डायमेंशन होने वाले हैं, तो हमें इनका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन तीन लोगों के बारे में पता करना है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं, कैपिटल एन से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम, मतलब यह बता रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो हम इसका डायमेंशन क्या लिखेंगे? L की पावर -1 T की पावर -1 पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एरिया भी डिवाइडेड है और टाइम भी डिवाइडेड है, सॉरी एरिया डिवाइडेड है तो L की पावर -2, L की पावर -2 T की पावर -1 पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। वहां से मैंने इसका डायमेंशन निकाला है। ठीक है, समझना इस बात को। एन के बारे में बता रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो हमें एरिया और टाइम दोनों के डायमेंशन पता है, तो हमने कैपिटल एन का डायमेंशन लिखा। ठीक, स्मॉल एन के बारे में क्या बताया है? n1 n2 के बारे में क्या बताया है? कि ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर स्मॉल एन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका डायमेंशन बताओ। नंबर का कोई डायमेंशन नहीं है, तो क्या इसको L की पावर -3 लिख सकते हैं? ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया L की पावर -3। ठीक है, अब x क्या है? x एक्सिस में x1 x2 ये क्या है? ये सब डिस्टेंस ही तो है, पोजीशंस हैं तो ये डिस्टेंस ही तो है, और डिस्टेंस है तो ये क्या हो गया? बस ये तीनों मिल गए, हमको डायमेंशन निकालना है, डी का निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? तो अब क्या कह सकते हैं? कैपिटल एन का डायमेंशन हमें निकाल लिया। कैपिटल एन का डायमेंशन था L की पावर -2 T की पावर -1 इज इक्वल टू, माइनस साइन से कोई फर्क पड़ेगा? -1 का कोई फर्क पड़ेगा नहीं भाई, डायमेंशन में कोई साइन से फर्क नहीं पड़ने वाला है। डायमेंशन एक सिर्फ कह सकते हो ये बताएगा कि मास कितना है या लेंथ कितनी है, टाइम कितना है। माइनस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो राइट हैंड साइड में लिखा मैंने डी, ऊपर क्या आएगा? n2 और n1 के डायमेंशन सेम है, तो n2 और n1 के बदले क्या मैं सिंपल n लिख सकता हूं? L की पावर -3, ऊपर लिख दिया L की पावर -3। नीचे क्या आ जाएगा? नीचे x2 और x1 मतलब सेम x आएगा, ये आ जाएगा L, यहां से d का डायमेंशन आ जाएगा। ठीक है, क्या आता है d का डायमेंशन?
ये एल की पावर -2, अब -2 कैंसिल, टी की पावर -1 आ रहा है, हाँ है ना, बस इतना ही आ रहा है। हाँ, एल स्क्वायर भी आएगा, सॉरी, ठीक है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन। समझ में आया क्या? आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पार्टिकल किधर जा रहे हैं, कितना क्रॉस कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ यह देखना है कि उसके बारे में बताया क्या गया है। कैपिटल एन के बारे में बताया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब इसका डायमेंशन हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एरिया और 1 डिवाइडेड बाई टाइम, ये इसका डायमेंशन हो गया। उसी तरीके से स्मॉल एन के बारे में बताया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब L3। कैपिटल एन पता है, स्मॉल एन पता है, एक्स पता है, तो जो अननोन होगा डी, उसका डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हें करना है वो है क्वेश्चन नंबर 20, इसी DPP3 का क्वेश्चन नंबर 20। हो गया? देखो, इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन होता है, ठीक है? तो अगर आपको इस तरीके से इंटीग्रेशन दे भी दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझते हैं। हम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, और तुम्हें इंटीग्रेट करने को नहीं कह रहा है, तुम्हें सिर्फ डायमेंशन निकालना है। यहां पे कहा है कि x जो है वो डिस्टेंस है और जो a है वो भी डिस्टेंस है। सबसे पहले आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन खोजे, कहीं दिखता है तो, और दिख रहा है हमको यहां पर इसके इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया गया है। सब्ट्रैक्शन आप तभी कर सकते हैं जब दोनों के डायमेंशन सेम हो। a क्या है? डिस्टेंस है, तो x क्या है? वो भी डिस्टेंस है। ठीक है, नहीं दिया होता तभी भी हम बता सकते थे डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस में से हम डिस्टेंस को ही घटा सकते हैं। तो ये दोनों डिस्टेंस हो गए। अब डिस्टेंस का स्क्वायर है तो एरिया हो गया, एल का स्क्वायर एरिया हो गया, तो ये भी क्या होना पड़ेगा? एरिया, अदरवाइज हम सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए।
ठीक है, आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल याद रखना है कि हम सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और अगर यहां पे डिस्टेंस का स्क्वायर है तो यहां भी डिस्टेंस का स्क्वायर ही हो सकता है, क्यूब नहीं हो सकता है। मैं एरिया में से वॉल्यूम नहीं घटा सकता हूं, मैं एरिया में से एरिया ही घटा सकता हूं। ठीक है, चलो ठीक है, अब कुछ आगे का पार्ट पढ़ लेते हैं। एक लास्ट रूल, वो प्रॉपर्टी और बता दूं। अगर कभी लिखा है log x, ठीक है, वैसे तुम्हें log के क्वेश्चन आए कम चांसेस है, फिर भी समझ लेते हैं। अगर log x लिखा हुआ है तो ये जो x होगा ये डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, और ये जो log x होगा ये पूरी क्वांटिटी खुद भी डायमेंशनलेस होगी। तो जैसे साइन x लिखा है या साइन थीटा लिखा है तो थीटा भी डायमेंशनलेस होता है और पूरा साइन थीटा भी डायमेंशनलेस होता है। वैसे अगर log x लिखा है तो x भी डायमेंशनलेस होता है और पूरी क्वांटिटी log x भी डायमेंशनलेस होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी हम लोग जो कर रहे थे, पहला सवाल वहां पे log था, मैंने कहा वहां पे साइन भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि log x और साइन x सेम तरीके से काम करते हैं डायमेंशन के मामले में। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया सबने। आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशंस। इसमें पहला यूज है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। ठीक है, मतलब कोई भी इक्वेशन तभी सही होगी जब उसके सारे टर्म्स के सेम डायमेंशन होंगे। मान लो तुम एक ऐसी इक्वेशन देखी जो तुमने कभी पहले देखी नहीं है और तुम श्योर नहीं हो कि इक्वेशन सही है कि नहीं है, तो इक्वेशन तभी सही होगी जब उसके सारे टर्म्स के डायमेंशन सेम होंगे। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी इक्वेशन उठा लो, या सिंपल जो हम लोग यूज करते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, मैं पहले भी बता चुका हूं। हम लोगों ने चेक किया था कि इसके सारे टर्म्स से डायमेंशन सेम थे, तो जो डायमेंशन इसका है एल का, हमने देखा था वही डायमेंशन इसका भी आया था एल का, और इसका भी डायमेंशन एल का। तो कोई भी इक्वेशन को करेक्ट होने के लिए उसके सारे टर्म्स के डायमेंशन को सेम होना जरूरी है। अगर सारे डायमेंशन सेम नहीं होंगे तो इक्वेशन इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो डायमेंशन का एक यूज किया जाता है इक्वेशन को करेक्ट है या इनकरेक्ट है इसको चेक करने के लिए। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन देता हूं, मैं कहता हूं कि जो फोर्स है ये v स्क्वायर टी की पावर 3 टाइम की पावर 3 अपॉन मास इंटू एल क्यूब है। अब तुम्हें क्या पता ये सही है कि नहीं है, क्योंकि फोर्स के कई फॉर्मूले हो सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में आते हैं। तो हमें ये इक्वेशन सही है या नहीं है ये चेक करने के लिए इसको डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। मतलब जो डायमेंशन एलएचएस का होगा वही डायमेंशन आरएचएस का होगा। तो हम चेक करेंगे एलएचएस का डायमेंशन, चेक करेंगे आरएचएस का डायमेंशन, मैच करेगा तो इक्वेशन करेक्ट है, नहीं करेगा तो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो चेक करो। राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकाल के चेक कर सकते हो। नहीं होगा, चलो आरएचएस का डायमेंशन निकालते हैं। राइट हैंड साइड में वेलोसिटी का स्क्वायर है, मतलब एल टी माइनस वन का स्क्वायर है, टाइम का क्यूब है,
तो इसको टी की पावर 3 लिख दिया, डिवाइडेड बाय मास है और फिर लेंथ का क्यूब है। ठीक है, इस स्क्वायर को भी कर देते हैं तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा, टी की पावर -2 हो जाएगा, टी की पावर 3 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा मास और एल की पावर 3। तो आरएचएस का डायमेंशन मैच नहीं कर रहा है, तुम यहीं से देख के बता सकते हो, क्योंकि एलएचएस का डायमेंशन है, इसका डायमेंशन क्या होता है mlt-2। हमें मास की पावर 1 चाहिए होगी, यहां पे मास की पावर 1 तो आ ही नहीं सकती, मास तो नीचे है, यहां पर मास की पावर -1 आ रही है, तो ऑब्वियसली दोनों के डायमेंशन मैच नहीं कर रहे हैं, तो इक्वेशन इनकरेक्ट है। ठीक है, सिंपल यू समझ में आया। आरएचएस का डायमेंशन निकालेंगे, ये आरएचएस का डायमेंशन निकाला, एलएचएस का डायमेंशन निकाला, मैच नहीं किया, इक्वेशन इज इनकरेक्ट। ठीक है, सिंपल यूज है। सेकंड क्या यूज है इसको देखते हैं। और एक काम करता हूं मैं तुम्हें, अच्छा अभी थोड़ी देर में बता देता हूं होमवर्क क्या है। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन अब आप कर सकते हो वो अटेम्प्ट करके आओगे, और हम लोग अगला यूज पढ़ लेते हैं तो फिर हमारे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ जाएंगे करने के लिए। चलो ठीक है, इसको नोट कर लिया। नेक्स्ट यूज क्या है टू डिराइव डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो दूसरा यूज ये है कि हम डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला और ओरिजिनल फॉर्मूले में अंतर है। जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी को तुम लिख रहे हो ½ mv², ऑब्वियसली हम डायमेंशन को मैच करेंगे तो दोनों के डायमेंशन सेम आएंगे, एलएचएस का डायमेंशन आरएचएस के डायमेंशन से मैच कर रहा है, तो इक्वेशन करेक्ट है। लेकिन मान लो ये हाफ नहीं होता और मैं कहता कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला mv² है, तो क्या ये अभी भी डायमेंशनली करेक्ट आएगा? क्योंकि हाफ तो कांस्टेंट है, डायमेंशन में तो कांस्टेंट्स आते ही नहीं है। तो डायमेंशनल फॉर्मूले में लिमिटेशन ये है कि डायमेंशनल फॉर्मूला कांस्टेंट के बारे में नहीं बता पाएगा। ये बता देगा कि मास कितना है, स्पीड कितनी है, ये बता देगा, लेकिन कांस्टेंट वाला टर्म वो नहीं बता पाएगा। इसलिए इसको डायमेंशनल फॉर्मूला कहा जा रहा है, ये ओरिजिनल फॉर्मूले से अलग हो सकता है। ठीक है, अब निकालते कैसे तो उसको क्वेश्चन से मैं समझाता हूं। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे उसी से हम इस बात को समझेंगे। मान लो हमसे कहा गया है कि काइनेटिक एनर्जी का ही डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास एंड स्पीड। ठीक है, बोलेगा फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो तरीका समझते हैं कि क्या मेथड हमको इसमें यूज करना है। तो सबसे पहले आपको जो दिया है किसके बारे में निकालना है, वो हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। और हमको ये दिया है कि जो काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की, ये डिपेंड करती है मास के ऊपर और ये डिपेंड करती है स्पीड के ऊपर। तो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है वो क्वेश्चन में तुम्हें बताएगा, नहीं बताएगा तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन जिसमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने को कहेगा, वहां बता देगा कि जिसको निकालना है वो
किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो मास पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास m या प्रोपोर्शनल टू मास m। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मास पे डिपेंड कर रहा है। अब हो सकता है इनवर्सली हो, डायरेक्टली हो, मुझे नहीं पता, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड करती है और स्पीड पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट स्टेप में तुम लिखोगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, टाइम्स मास की पावर x ले लो या a ले लो और स्पीड की पावर p। क्योंकि हमें यह पता है कि मास पे डिपेंड कर रहा है, बट ये नहीं पता कि मास की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है। मास की पावर 2 है या मास की पावर -2 है, हमें नहीं पता। तो अगर हमें इनकी पावर्स नहीं पता तो हम मान लेते हैं कि इसकी पावर a है और इसकी पावर b है, और आगे जाके हमें यही a और b को फाइंड आउट करना होगा। ठीक, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो लेफ्ट हैंड का डायमेंशन और राइट हैंड का डायमेंशन मैच करने चाहिए। लेफ्ट हैंड का डायमेंशन कितना है? काइनेटिक एनर्जी m, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन। अब राइट हैंड साइड का डायमेंशन इसके बराबर होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट का तो कोई डायमेंशन नहीं हुआ, m मास है तो मास की पावर हो गई है a, और v वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की पावर हो गई है p। ऐसा लिखेंगे। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड को रहने दो, राइट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करा जाएगा। पावर a अंदर लिख देते हैं, और जब यहां पे आएगा तो ये पावर b इसके अंदर आ जाएगी, तो l की पावर b हो जाएगा और t की पावर -b हो जाएगा। ठीक, अब सबको एक ही ब्रैकेट में रख दो, तो ये हो जाएगा m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -b, और LHS में था m l स्क्वायर t -2। ठीक, अब ये दोनों अगर एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसका मतलब हम पावर को भी कंपेयर कर सकते हैं। यहां पे मास की पावर 1 है तो यहां पे भी मास की पावर 1 होनी चाहिए। तो पावर और पावर को कंपेयर करने पर हमने पाया कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। ठीक है, इस यहां पे मास की पावर 1 है तो यहां भी मास की पावर 1 होनी चाहिए। ऐसा तभी होगा जब a 1 होगा। यहां पे लेंथ की पावर 2 है तो यहां भी लेंथ की पावर 2 होनी चाहिए। इसका मतलब b की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2। तीसरा चाहो तो कंपेयर करो, नहीं चाहो तो ना करो। -2 -b, -2 और -b इक्वल है, मतलब b इज इक्वल टू 2। वहां से भी हमको सेम इंफॉर्मेशन मिल रही है। हमको पता चल गया a कितना है, हमको पता चल गया b कितना है। तो अब मैं कहूंगा कि काइनेटिक एनर्जी का जो फाइनल फॉर्मूला होना चाहिए उसमें मैं a की वैल्यू रख दूं, यहां पे b की वैल्यू रख दूं, तो फॉर्मूला निकल आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फाइनल फॉर्मूला हमको मिल जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। कोई कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट को हम नहीं निकाल सकते हैं, मास की पावर 1, स्पीड की पावर 2। इस तरीके से हम mv स्क्वायर तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन वो हाफ का टर्म हम लोग नहीं बता सकते हैं। ये डायमेंशन की लिमिटेशन है। ठीक है, ठीक है। तो मेथड सिंपल है, आपको जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है वो किन किन लोगों पे डिपेंड करता है वो दिया रहेगा। ठीक है, उसमें से एक की पावर को a मान लो, दूसरे की पावर को b मान लो, LHS का डायमेंशन लिखो, RHS का डायमेंशन लिखो, डायमेंशन को मैच कर दो। ठीक है, मैच करने से पावर निकल आएगी, पावर से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। हाँ, बस एक बात यह है कि यहां पर आपको, जैसे यहां पे 2 लोगों पे डिपेंड कर रहा है, हो सकता है 3 पर डिपेंड करे, पॉसिबल है कि 3 लोगों पे डिपेंड करे। तो 3 लोगों पे डिपेंड करेगा तो क्या करेंगे? जैसे मैं कहता टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है, तो टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है तो तुम टाइम की पावर c मान लेते। और फिर मैं कहता कि वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर रहा है तो वॉल्यूम की पावर d मान लेते, लेकिन तब क्वेश्चन नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे पास 3 से ज्यादा अननोन नहीं होने चाहिए।
अगर 3 से ज्यादा अननोन हो जाएंगे तो इक्वेशंस कम होंगी और अननोन ज्यादा होंगे। इक्वेशन हम 3 ही बना सकते हैं। क्यों 3 बना सकते हैं? जनरली हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 3 ही लोग हैं, तो हम 3 ही की पावर कंपेयर कर सकते हैं, और 3 की पावर कंपेयर करेंगे तो 3 इक्वेशंस आएंगी। अगर चौथा भी अननोन आ जाता, मतलब यहां पे पावर सी पावर डी, तो फिर हम उसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो जो भी सवाल आएंगे उसमें मैक्सिमम आपको 3 अननोन दे सकता है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं डीपीपी के। डीपीपी नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 13 करना है। डीपीपी 1 क्वेश्चन नंबर 13। हो गया? तो फोर्स की वैल्यू हमको डेंसिटी, स्पीड और एरिया के ऊपर डिपेंडेंसी है, ये बताई गई है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो फोर्स का फॉर्मूला होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, जहां पे डेंसिटी की पावर ए होगी, स्पीड की पावर बी होगी और एरिया की पावर सी होगी। अब यही एबीसी हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम लोग का अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप यह है कि भाई हम डायमेंशन सबके लिखेंगे और फिर पावर को मैच करा ले जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है,
तो फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी -2। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड में कांस्टेंट का तो डायमेंशन नहीं है, बट डेंसिटी का डायमेंशन होता है ml-3, मास बाय वॉल्यूम। तो ml-3, लेकिन इसकी पावर a है तो पावर a लिख दिया गया। दूसरा आता है वेलोसिटी, तो इसका हो गया lt-1, पावर b है, पावर b लिख दिया गया। तीसरा है एरिया, एरिया होता है l², पावर c है तो c लिख दिया गया। ठीक है। x की पावर a की पावर b क्या होता है? x की पावर a इंटू b। ठीक है। और x की पावर a इंटू एक्स की पावर b, ये होता है a प्लस b। तो ये मैथमेटिकली कंफ्यूज नहीं होना, जब पावर की पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई होती है, और जब दो टर्म होते हैं जो सेम है, पावर्स अलग अलग हैं, तो पावर उनकी ऐड हो जाती है। ठीक, यही चीज हम यहां पे करने वाले हैं। यहां पे मास की पावर a हो जाएगी और लेंथ की पावर -3a हो जाएगी, क्योंकि लेंथ की पावर ऑलरेडी -3 है, और फिर से a की पावर और उसके ऊपर चढ़ गई तो टोटल पावर -3a हो जाएगी। ठीक, लेंथ की पावर b, t की पावर -b, लेंथ की पावर 2c, पावर की पावर 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 मल्टीप्लाइड, तो लेंथ की पावर 2c हो जाएगा। अब अगले स्टेप में तुम्हें यह करना है कि इन सब को एक ही ब्रैकेट में लिखना है, और एक ही ब्रैकेट में लिखना है तो अब ये वाली प्रॉपर्टी काम आने वाली है, जहां पे दो लोग जिनका बेस सेम है और पावर अलग अलग है, वो मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी। जैसे मास की बात करें तो मास और कहीं भी नहीं है, सिर्फ यहीं पे मास है, तो मास को तो लिख दिया। लेकिन लेंथ अगर देखोगे तो लेंथ यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। यहां पे लेंथ की पावर है -3a, यहां लेंथ की पावर है b, और यहां लेंथ की पावर है 2c। सारी पावर ऐड हो गई इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है। और लास्ट में बच जाता है टाइम। तो टाइम को अगर देखते हैं तो टाइम भी सिर्फ एक ही जगह पे है, -p। ये हो गया। और लेफ्ट हैंड साइड में हमें पता है mlt-2 है। पावर को कंपेयर तो करना है, बट कोशिश करेंगे हम उस सबसे पहले उसकी पावर को कंपेयर करेंगे जिसकी पावर में सिंगल लोग हैं। या तो इसकी देख लें या इसकी देख लें। इसके पास तो 3 लोग हैं, इसको लास्ट में देखा जाएगा। तो पहले हम मास की पावर को कंपेयर करते हैं। तो मास की पावर को कंपेयर करते हैं तो यहां पे 1 है और यहां पे a है, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टाइम की पावर को कंपेयर कर लो। टाइम की पावर कितनी है? -2। राइट हैंड साइड में कितनी है? -b, मतलब 2 = b। b की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है। अब बच जाता है लेंथ। तो लेंथ की पावर कितनी है? 1। राइट हैंड साइड में लेंथ की पावर है -3a प्लस b प्लस 2c। a पता है, b पता है, ऑब्वियसली c आ जाएगा। तो 1 = -3 प्लस 2 प्लस 2c। तो ये इधर जाएगा तो ये -1 2 c = 1 आता है। ठीक है। तो c की वैल्यू भी 1 आ गई। जब तीनों तुम निकाल चुके हो तो अब तुम्हारे पास फॉर्मूला बन गया। तुम कहोगे कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए सब कांस्टेंट टाइम्स रो की पावर a कितना आया? 1, v की पावर 2 और a की पावर 1। ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है।
ठीक है, तो ये हो गया। कुछ क्वेश्चंस के आंसर इसमें गलत हैं, जैसे कोई क्वेश्चन किसी ने पूछा था मुझसे, डीबीपी नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 7 है जैसे, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? 20 आ रहा है ना, तो डीबीपी नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 20 होगा। आंसर गलत दिया है 2 टाइम्स, उसको हटा के आंसर 20 कर लो। ट्वेंटी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो पूछी है। 5 दे रखा है तो कितना हो जाएगा, फोर्स दे रखा है, और न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी 4 गुना हो जाएगी, तो 20 नहीं होगी, तो 20 इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 टाइम्स गलत है, उसका आंसर 20 कर लो। डीपीपी नंबर 3 में कौन सा क्वेश्चन? फोर तो अभी नहीं मेरे पास। 4 में क्या था, एरर वाला था? क्या आ रहा था आंसर? डीबीपी 2 का 7th। डीबीपी नंबर 2 का 7th क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी नेवर हैव अ यूनिट, ऑलवेज हैज अ यूनिट, मे हैव अ यूनिट, डज नॉट एग्जिस्ट। कहता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी की यूनिट हो सकती है या नहीं हो सकती है? हो सकती है। एंगल, एंगल एक डायमेंशनलेस है बट उसकी यूनिट डीबीपी 2 का। हाँ चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। याद रखो डायमेंशनलेस क्वांटिटी अगर है, उसके पास यूनिट हो सकती है, ठीक है। और यूनिटलेस अगर क्वांटिटी है तो क्या उसके पास डायमेंशन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यूनिटलेस क्वांटिटी मस्ट नॉट हैव डायमेंशन। अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन तो हो ही नहीं सकता, लेकिन डायमेंशन नहीं है तो यूनिट हो सकती है। एक एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, एंगल के पास यूनिट है बट डायमेंशन नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन डीपीपी 2 का क्वेश्चन नंबर 7 तुम पूछ रहे हो, है ना? तो वही तो मैंने कहा, उसका आंसर गलत दिया हुआ है, उसका आंसर 20 होगा। कितना आ रहा है? 5/4 आ रहा है। नहीं, 5/4 नहीं, 20 आना चाहिए। क्या कहा है? यूनिट ऑफ लेंथ एंड टाइम आर डबल्ड एंड मास इज हाफ्ड। लेंथ की यूनिट मीटर होती थी तो वो हो गई है 1/2 मीटर, नहीं डबल कर दिया गया 2 मीटर। मास की यूनिट केजी होती थी तो वो हो गई है अब 2 केजी। और टाइम की यूनिट हाफ करी है, नहीं मास की हाफ की है। और जो टाइम होता था सेकंड, उसकी भी यूनिट को डबल कर दिया 2 सेकंड। किसकी यूनिट पूछी है? फोर्स की। तो फोर्स की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तरीका यही बताया था कि जो केजी है उसकी जगह तुम रख दोगे हाफ केजी, जो मीटर है उसकी जगह हम रख देंगे 2 मीटर, और जो सेकंड है उसकी जगह रख देंगे 2 सेकंड का होल स्क्वायर। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1/4 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यही आ रहा होगा तुम्हारा भी, है ना? तो यूनिट जो है फोर्स की, फोर्स की जो यूनिट है वो हो गई है 1/4 टाइम्स। ठीक है, यूनिट 1/4 टाइम्स हुई है, बट याद करो यूनिट अगर 1/4 टाइम्स होती थी तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 4 टाइम्स होगी। समझ में आया? यूनिट 1/4 टाइम्स हुई है तो न्यूमेरिकल वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगी, तो 5 से 20 हो जाएगी।
ठीक है, क्वेश्चन और कर लेते हैं। डीपीपी नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 8 कर लो। डीपीपी नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो फिर फॉर्मूला डिराइव करने वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर बाकी मैं तुम्हें होमवर्क में दे दूंगा। डीपीपी नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया मैंने? 8। आया आंसर तुम्हारा? तरीका समझ में आया तो ट्राई करो। आपको स्टेप्स पता है कि हमें कैसे पहुंचना है। तो यहां पे कहता है कि द मास ऑफ द हैवीएस्ट स्टोन दैट कैन बी मूव्ड बाय द वाटर flowing in the river varies with the speed of water, density of water and acceleration due to gravity। ठीक है, तो जो रिवर होती है उसके संग कुछ भारी पत्थर मूव करके आ जाते हैं। तो कह रहा है कि वो रिवर भारी से भारी पत्थर का मास जो मूव करा सकती है, उस पत्थर का मास डिपेंड करेगा कि रिवर की स्पीड क्या है, रिवर की डेंसिटी क्या है, पानी की जितना ज्यादा डेंसिटी वाला होगा उतना ज्यादा उसको पुश कर सकता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। ठीक है, तो कहता है कि जो मास मूव कराया जा सकता है ये डिपेंड कर रहा है स्पीड के ऊपर, डिपेंड कर रहा है डेंसिटी के ऊपर, डिपेंड कर रहा है ग्रेविटी के ऊपर। तीन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। तो लिख देंगे मास इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू स्पीड की पावर ए, डेंसिटी की पावर बी, ग्रेविटी की पावर सी। और फिर वही तरीका लगाएंगे, एलएचएस का डायमेंशन लिखेंगे, आरएचएस का लिखेंगे और पावर्स को मैच कराया जाएगा। तो जब हम एलएचएस का डायमेंशन लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में तो मास है, राइट हैंड साइड में स्पीड है, मतलब एल टी माइनस वन की पावर ए है। फिर डेंसिटी का मतलब एम एल माइनस थ्री की पावर बी है। और ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन है, तो एल टी माइनस टू की पावर सी। ठीक है, अब पावर को हम मतलब ब्रैकेट के अंदर ले आते हैं पावर को। आंसर आया किसी का?
ठीक है, अब सबको एक ही ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो मास हम देखेंगे कहां कहां पर है। तो मास सिर्फ यहां पर है और कहीं भी मास नहीं है, तो मास की पावर हो गई p। लेंथ देखते हैं, तो लेंथ यहां पर है पावर a के साथ, यहां है पावर -3b के साथ, और यहां है पावर c के साथ। टाइम देखते हैं, टाइम है यहां -a के साथ और यहां -2c के साथ, और लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ m है। पावर को कंपेयर करना है अगला स्टेप। तो पावर हम सबसे पहले छोटी वाली पावर देखते हैं कि इन तीनों में सबसे कम टर्म किसके पास है, तो वो m के पास है। तो इसकी पावर कंपेयर करेंगे तो हमको मिल जाता है b इज इक्वल टू 1। b मिल गया। अब देखते हैं कि इसके पावर में 2 लोग हैं, तो इसकी पावर को कंपेयर कर लो। ठीक है, इसकी पावर को कंपेयर करेंगे तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में तो t नहीं है, तो t नहीं है मतलब कितनी पावर हो गई, 0। तो क्या लिखेंगे, 0 इज इक्वल टू -a -2c, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है, ये इक्वेशन नंबर मान लो 1 है। अब इसकी पावर को कंपेयर करते हैं, यहां भी l नहीं है तो इसकी पावर भी 0 होनी चाहिए, तो हम लिख सकते हैं a -3b प्लस c इज इक्वल टू 0। और b की वैल्यू क्योंकि 1 है तो हम b की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो a -3 प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां से हमको मिल जाता है a प्लस c इज इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन। तो 2 इक्वेशन हमारे पास निकल आई हैं। एक इक्वेशन कहती है -a -2c की वैल्यू 0 है, और दूसरी इक्वेशन कहती है a प्लस c की वैल्यू 3 है। दोनों को ऐड कर दो। जब दोनों को ऐड करेंगे तो a और a कैंसिल हो जाएगा, c और -2c का सम -c आएगा, और राइट हैंड साइड में 3 है, मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई, -3। और c मिल गया तो अब क्या a मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम c की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आप कह सकते हैं a -3 इज इक्वल टू 3। a कितना आ गया, 6 आ गया। वही प्रूफ करना था कि जो वेलोसिटी है उसकी पावर 6 होगी, वो हमारे पास आंसर आता है a की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है सॉल्व करने में, क्योंकि इसमें ऐसा कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपको फिक्स स्टेप हैं जो फॉलो करने हैं। आपको डायमेंशन लिखना है, आपको पावर 3 चीज दे दी गई है, तीनों की पावर मान लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लिखना है, राइट हैंड साइड का डायमेंशन लिखना है, और पावर को मैच करना है। अब थोड़ी बहुत मैथ्स है इसमें, लेकिन मैं तुमको बता चुका हूं पावर टू दी पावर में क्या करना होता है, या पावर ऐड कब होती है ये बता चुका हूं। तो ये बेसिक चीजें तो आपको पता है मैथ्स की। अब तुम्हें ऑब्वियसली यहां पे 2 इक्वेशंस बनेंगी, और इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए। इनको लीनियर इक्वेशंस कहते थे, और शायद मेरे ख्याल से ये 8वीं क्लास में शुरू हो जाता होगा, है ना। तो ये चीजें मेरे ख्याल से आनी चाहिए तुम्हें, क्योंकि ये फिजिक्स में इससे तुम भाग नहीं सकते हो, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम्हारा होमवर्क क्या है मैं बता देता हूं। कल हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। डीबीपी 1 का क्वेश्चन नंबर 3, फोर, 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th। डीबीपी नंबर 2 में 3 4 6 7 8 9 10, और डीपीपी नंबर 3 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एरर का है, कर सकते हो, 16th 17th 18th 19th 20th 21st। हाँ लगभग सारे ही कर सकते हो मुझे लगता है। 22nd 23rd 25th, इसमें से कई क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए भी हुए। ठीक है, आप इसको ट्राई करो। कल हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन को खत्म करेंगे, और मंडे को मैं चेक करूंगा। ठीक है, आप करके आना।